दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दी गई, जिन्होंने भारी बहुमत से, जैसी की उम्मीद थी, विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पराजित किया और वो 2-3 दिन बाद देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगी। वे देश की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और निश्चित रूप से ये देश के उस वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक गौरव का विषय है और देश में सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और निश्चित रूप से हमारे संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने ये सपना देखा था कि समाज में हम भेदभाव को मिटाएंगे, जाति को मिटाएंगे, जातिगत ऊंच नीच को, हम किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसको मिलने वाले अवसरों में बाधक नहीं बनने देंगे। तो मुझे लगता है कि आज श्रीमती मुर्मू के निर्वाचन से वह भावना और वह सपना साकार होने जा रहा है। निश्चित रूप से जिन्होंने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, उन्होंने एक बहुत ही रचनात्मक सोच का भी परिचय दिया। रही बात विपक्ष की, तो उसने भी अपना धर्म पूरा किया और हार जीत इस तरह से चलती रहती है। किंतु जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, श्री सिन्हा का जो विरोध था वो पूरी तरह से एक सांकेतिक या प्रतीकात्मक बनकर रह गया और अतीत में भी राष्ट्रपति के चुनाव में अमूमन ऐसा ही होता रहा है। लेकिन आज उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के एक बार फिर विपक्षी एकता का पेच फंस गया। हुआ यूँ कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसदों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया कि वह उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से ही बाहर रहेगी। अर्थात उनका कहना था कि चूँकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जो एनडीए के उम्मीदवार अब बने हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, श्री जगदीप धनखड़, उनसे ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा रहा। और जैसा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार हमेशा कहती रही कि वे केंद्र के एजेंट बन करके उनकी सरकार को परेशान कर रहे हैं, लिहाजा तृणमूल कांग्रेस ने एक मते निर्णय लिया कि वो श्री धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि इसका सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दूसरी तरफ जब ये मुद्दा उठा कि क्या उन्हें विपक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा का समर्थन करना है कि नहीं, तो इस पर तृणमूल कांग्रेस की यह राय बनी कि चूंकि प्रत्याशी का चयन करते समय विपक्ष ने या कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस की राय नहीं पूछी और उसकी उपेक्षा की गई, लिहाजा वह इस मतदान की प्रक्रिया से बाहर रहेगी। जैसी कि जानकारी है और आंकड़ों के मुताबिक श्री जगदीप धनखड़ का भी भारी बहुमत से उपराष्ट्रपति चुना जाना सुनिश्चित है, क्योंकि इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सांसद ही मतदान करते हैं। और जैसा कि बताया गया है, श्री धनखड़ को जितने मत विजय के लिए चाहिए उतने अकेले भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलाकर ही होते हैं। फिर उसे एनडीए की बाकी घटकों के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन प्राप्त है। किंतु ममता बनर्जी ने श्री धनखड़ का समर्थन ना करने का जो निर्णय लिया वो तो समझ में आता है, किंतु श्रीमती अल्वा का समर्थन वो क्यों नहीं करेंगी, इस बात पर ज़रा गौर करना चाहिए। तो मुझे लगता है महज इसलिए कि उनसे सलाह मशवरा नहीं हुआ। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि जब ममता बनर्जी ने कुछ नाम आगे किए थे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तभी उन्होंने विपक्ष से कोई व्यापक सलाह मशवरा नहीं किया था। लिहाजा यदि मार्गरेट अल्वा, जो कि एक तरह से सांकेतिक मुकाबले में ही उतरी हैं और सभी जानते हैं, वो खुद भी जानती हैं कि उन्हें कड़ा संघर्ष तो क्या मुकाबला करने की कोई स्थिति ही नहीं है, बावजूद इसके जब वो विपक्ष की उम्मीदवार बनी थी तो ममता बनर्जी को उनका समर्थन करने में कोई राजनीतिक नुकसान नहीं था। किंतु अब मुझे लगता है कि इस चुनाव में के जरिए ममता बनर्जी एक बार फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि हमारे देश में यूँ तो कांग्रेस में कई विभाजन हुए, लेकिन 2 विभाजन बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक, ममता बनर्जी ने जब इस बात का आरोप लगाया कि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम की या वामपंथी मोर्चे की बी टीम बनकर के काम कर रही है, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के तृणमूल का गठन किया और आज वो लड़ते लड़ते सत्ता में आ गए। दूसरा, कांग्रेस को जो सबसे बड़ा झटका दिया था वो दिया था शरद पवार ने, जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का प्रश्न उठा करके कांग्रेस छोड़ दी और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी नामक पार्टी महाराष्ट्र में बनाई, जो कि है तो मुख्यतः महाराष्ट्र की ही पार्टी, किंतु यदा कदा अगल बगल के कुछ राज्यों में भी चुनाव लड़ती है। और उसी के पार्टी के बहुमत से एक बार आपको ध्यान होगा कि पीए संगमा भी
उत्तर पूर्वी राज्य में मुख्यमंत्री बन गए थे, वहाँ भी इस पार्टी का प्रभाव था, किंतु संगमा के न रहने के बाद धीरे धीरे यह महाराष्ट्र के में ही सिमट कर रह गई है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस कदम के साथ क्या करना चाहती है, उनका उद्देश्य क्या है। तो आज आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि वो भाजपा की दलाल है, और उसी के साथ साथ कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ी सीपीएम जो है, उसने भी ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि वो मोदी के साथ मिलकर के खेल रही हैं। और ये आरोप भी आया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कि दीदी और मोदी दोनों एक हैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव है भारतीय राजनीति में, और इससे कहीं ना कहीं एक आशंका, ये नई या संभावना जिसे हम कहें पैदा हो रही है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी भी ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ आने की कोशिश करेगी, जैसा कि लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए में अपनी आमद दर्ज कराई और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके मुख्यमंत्री बने। ये भी याद रखने वाली बात है कि 2014 के पहले नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरोध के फलस्वरूप ही एनडीए छोड़ा था और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया, बाद में राज्य में सरकार भी बनाई। किंतु जब वो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों की हरकतों से परेशान होकर के वापस एनडीए में आ गए, ममता बनर्जी उनके बाद भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी की सबसे कटु आलोचक, सबसे घोर विरोधी के रूप में राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरी थी। पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से बंगाल में जाकर के बहुत ही आक्रामक शैली में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार किया था, उससे वो बहुत नाराज़ थी। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जिसमें उन्हें बहुत शानदार बहुमत मिला, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस और वामपंथी मोर्चे का सफाया करते हुए एक दमदार विपक्ष की स्थिति वहां हासिल की, लेकिन उसके तत्काल बाद ममता बनर्जी ने अपने तेवर बदले और भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज़बरदस्त तोड़फोड़ मचाई कि फिर कई सांसद, कई विधायक छोड़ करके वापस चले गए। और अभी कुछ दिनों पहले ही आसनसोल से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को उपचुनाव जितवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री थे बाबुल सुप्रियो, वो उनके साथ चले गए। और भी अनेक ऐसे नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अनेक वर्षों में तृणमूल कांग्रेस से तोड़ करके बंगाल में अपनी ज़मीन मजबूत की थी, वे धीरे धीरे ममता बनर्जी के भय से कहें या प्रभाव से कहें या आकर्षण से कहें वापस लौट गए। अनेक ऐसे विधायक जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते थे, अनेक ऐसे लोकसभा सदस्य भी जो जीत करके आए थे, उन्होंने भी अपनी अपनी सीट खाली की और वापस तृणमूल में चले गए। उसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से प्रशांत किशोर के माध्यम से देश के अनेक विपक्षी नेताओं से बात करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक गठबंधन बनाने की कोशिश की। किंतु ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का अस्थिर स्वभाव या ये कहें कि उनका जो एक जिद्दीपन है कि वो स्वयं हावी होकर के काम करना चाहती हैं, उससे सतर्क होकर के या उससे परेशान होकर के विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बहुत ज़्यादा घास नहीं डाली, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो गठबंधन बनना चाहिए था वो आज तक आकार नहीं दे सका। और राष्ट्रपति चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद भी विपक्ष का जिस तरह से बिखराव हुआ, वो आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की भारी विजय के रूप में हमें देखने मिल रहा है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष एक बार कुछ ना होता, कम से कम अपनी एकता तो दिखा ही सकता था, किंतु ऐसा लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है। और इसका कारण ममता बनर्जी बनने जा रही हैं, जिन्हें किसी भी हालत में ये स्वीकार्य नहीं है कि विपक्ष के किसी भी गठबंधन का नेतृत्व जो है कांग्रेस या गांधी परिवार करें। और मुझे लगता है कि जब भी उन्होंने कोशिश की है तो ये कहा है कि मोदी का मुकाबला करने की शक्ति उनमें और तृणमूल कांग्रेस में ही है। तो अब आज के उनके तृणमूल कांग्रेस के कदम के बाद मुझे लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष की एकता का एक तथाकथित प्रयास हो रहा है, उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी के स्वभाव को जो लोग जानते हैं वो इस बात को भी निश्चित रूप से समझेंगे कि उनकी राजनीति का अंदाज़ लगाना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने और मार्क्सवादी पार्टी ने दीदी और मोदी, उनको मोदी का दलाल जैसे आक्षेप उनके ऊपर किए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही हो। और ममता बनर्जी को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया और सत्ता पाने की असफल कोशिश की, किंतु लोकसभा चुनाव में एक बार फिर 2014 और 2019 का इतिहास दोहराया जा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद ममता बनर्जी की अपनी राजनीति भी ढलान पर आ जाएगी। उनके लिए एक चिंता का विषय ये है कि उनके भतीजे और पार्टी के अनेक सदस्य
आर्थिक भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं और ईडी उनके ऊपर लगातार उनकी जांच कर रही है। जैसा कि आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ईडी का उपयोग कर करके विपक्षी दलों के लोगों को तोड़ रही है, डरा रही है, और महाराष्ट्र में इसका प्रयोग बहुत सफलता के साथ किया गया। हो सकता है ये आक्षेप गलत हो, किंतु कहीं ना कहीं ममता बनर्जी दबाव में तो आती प्रतीत होती हैं। और राजनीतिक नेता जब अपना कोई निर्णय लेते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, नैतिक हो या अनैतिक, वो कहीं ना कहीं से उसमें एक सैद्धांतिक पक्ष ढूंढते हैं। और आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने भी ये कहते हुए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि उनकी पार्टी को विश्वास में नहीं दिया, लिहाजा अब इस चुनाव से दूर रहेंगी, ये इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी ने विपक्ष की एकता में पजीता लगाने का काम शुरू कर दिया है। और उनकी एक शर्त है कि या तो उनकी मानो या फिर वो आपके साथ नहीं रहेंगी। और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इस समय एक बात की योजना बना दी है कि जो भी हमारे साथ आ सके उसे निस्संकोच पार्टी के अंदर दे दिया जाए या पार्टी उसके साथ गठबंधन करे। तो यदि ऐसा होता है और ममता बनर्जी भी कहीं एनडीए के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन करती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने श्रीमती मुर्मू का खुल कर के विरोध करने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें यह डर था कहीं ऐसा ना हो कि उनके राज्य में जो आदिवासी वोट बैंक है वो ऐसा करने से सरक जाए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी राजनीति में भी कहीं ना कहीं अपने लिए खतरा महसूस हो रहा है। और ये देखते हुए ऐसा कहने में हो सकता है आज जल्दबाजी प्रतीत हो, किंतु राजनीति जिस तरह से अनिश्चित होती जा रही है उसे देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि ममता बनर्जी अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले किसी भी विपक्षी गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगी। और यदि विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व के लिए अड़ा रहा तो फिर ममता बनर्जी भी एक बार फिर एकता चलो की नीति पर चल पड़ेंगी। और वो एकता चलो की नीति जो उनकी है, जो उनका सफ़र है वो कहीं एनडीए के साथ मिलने पर जाकर के ना समाप्त हो, ये आज का बड़ा यक्ष प्रश्न है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे विश्लेषक भी इस संभावना पर जरूर विचार करेंगे। और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की जो राजनीतिक पैंतरे हैं उनमें ज़रूर कुछ न कुछ हमें ऐसा देखने मिलेगा जिससे कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है उसकी रणभूमि और उसके जो मोर्चे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आएंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।